Welcome to our channel. Dr. Praveen Gupta presents Oncology Nursing Conclave 2026. Yeah, a very good morning to everyone. I welcome you all to this nursing conclave, and today we'll be discussing about management of chemotherapy extravasation. I'll be speaking in Hindi as well. तो एक्स्ट्रावेसेशन होता क्या है? जब भी हम कीमोथेरेपी देते हैं और अगर वो वेन से बाहर जो आपका एक्स्ट्रा टिश्यू है, सॉफ्ट टिश्यू है, उसमें अगर ड्रग चली जाती है बिकॉज कैनुला में भी सही जगह पर नहीं है, तो उसके जो ड्रग टिश्यू के अंदर एक्स्ट्रावेसेट होती है, जो वो डैमेज कॉज करती है, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट साइड इफेक्ट है, या फिर आप मान लो कि हमारा एक मतलब टेक्निकल डिफॉल्ट है और हमें उसे प्रिवेंट करना है. सो इट इज इन एडवेंट इन्फिल्ट्रेशन ऑफ कीमोथेरेपी इनटू द सबक्यूटेनियस एंड द सबडर्मल टिश्यूज. अब जो ड्रग्स होती है उनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: वेसिकेंट्स, इरिटेंट्स या फिर नॉन वेसिकेंट्स. और वेसिकेंट्स भी फर्दर 2 कैटेगरीज में होते हैं: डीएनए बाइंडिंग एज वेल एज नॉन डीएनए बाइंडिंग. तो ड्रग क्लासिफिकेशन जो कॉमन हम कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स यूज करते हैं वो किन किन कैटेगरीज में आती है? तो डीएनए बाइंडिंग वेसिकेंट्स में आपके एंथ्रासाइक्लिन्स आते हैं, जैसे डोनोरुबिसिन, डॉक्सोरुबिसिन, अल्काइलेटिंग एजेंट्स साइक्लोफॉस्फेमाइड, मिटोमाइसिन सी. और नॉन डीएनए बाइंडिंग में आपके विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, टेक्सेन्स, प्लैटिनम लाइक सिस्प्लैटिन, कार्बोप्लैटिन. इरिटेंट्स में कार्मस्टिन, आइफॉस्फेमाइड, डकार्बजीन. एंड नॉन वेसिकेंट्स मतलब एस्पैराजिनेज, ब्लियोमाइसिन एंड साइट्रोबिन. इंसिडेंस क्या है? पहले जो हमारे डेटा थे वो कहते थे कि 0.01 to 7% इंसिडेंस है, लेकिन विद न्यू टेक्नोलॉजीज एंड जो हम मोर एंड मोर सेंट्रल वीनस एक्सेस डिवाइसेस यूज करने लग गए हैं कीमोथेरेपी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इंस्टीड ऑफ अ पेरिफेरल कैनुला, with that we are able to decrease the incidence of extravasation, क्योंकि पिक लाइन्स, कीमोपोर्ट्स, ये सब बेटर डिवाइसेस है इंस्टीड ऑफ अ कैनुला. रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं एक्स्ट्रावेसेशन के? 3 टाइप के रिस्क फैक्टर्स होते हैं. पेशेंट से रिलेटेड क्या क्या है? जो एल्डरली पेशेंट्स होते हैं उनकी वेन्स बहुत ज़्यादा फ्लिम्जी, मोबाइल होती है, फ्रेजाइल वेन्स होती है, बार बार उन वेन्स में कैनुला लगता है, कीमो जाती है तो स्क्लेरोज वेन्स हो जाती है, मोबाइल वेन्स. अगर किसी को वैस्कुलर डिजीजेस है जैसे कि डायबिटीज़, रेनॉल्ड्स, लिम्फेडीमा, और अगर कोई बहुत ज़्यादा ओबीज पेशेंट है तो ओबेसिटी में कैनुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. ऑल्सो बच्चों में, बिकॉज हम उन्हें कम्युनिकेट नहीं कर सकते, उन्हें समझा नहीं सकते कि आपको हैंड मूव नहीं करना है, तो उन केसेस के अंदर जहाँ पे भी ये सारे फैक्टर्स होते हैं तो उसमें एक्स्ट्रावेसेशन का रिस्क बढ़ता है. अदर इज प्रोसीजर रिलेटेड. अगर कोई कीमोथेरेपी बहुत लॉन्ग इन्फ्यूजन ड्यूरेशन की है, जैसे 6 आवर्स का, 24 आवर्स का कंटिन्यूस इन्फ्यूजन, inexperienced staff, multiple cannulation attempts, bolus injections, high flow pressures, poorly secured cannula and butterfly needles. Product related की inadequate choice of equipments, जो हमारे अगर कैनुलास है वो बेटर नहीं है, और स्टील नीडल्स जो कि हम यूज़ नहीं करते, inadequate ड्रेसिंग, प्रॉपरली हमने कैनुला फिक्स नहीं किया है, वो बाहर आ गया है, सो वो सारी चीज़ें भी एक्स्ट्रावेसेशन लीड कर सकते हैं. प्रिवेंशन. अब प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर डेफिनेटली. तो प्रिवेंशन करेंगे, कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है कि एक्स्ट्रावेसेशन हो ही ना, बट फिर भी एक इन एविडेंट वो है कि हो सकता है, तो उसको ट्रीट कैसे करना है वो हम आगे डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट स्टेप इज प्रिवेंशन. सो व्हाट आर द की मेजर्स? स्टैंडर्डाइज एडमिनिस्ट्रेशन टेक्निक. एक आपका एसओपी होना चाहिए कि ऐसे ही दिस इज द वे हाउ अ कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग नीड्स टू बी एडमिनिस्टर्ड. स्टाफ शुड बी ट्रेन्ड अबाउट इट. पेशेंट को आपको एजुकेट करना है ड्यूरिंग कैनुलेशन अबाउट द कीमोथेरेपी, एवरीथिंग, सो दैट पेशेंट को भी पता है कि यार मुझे हाथ नहीं हिलाना है, अदरवाइज ये सारी चीज़ें हो सकती हैं. कैनुलेशन के अंदर हमें लार्ज फोरआर्म वेन्स प्रेफर करनी है, जॉइंट्स अवॉइड करने हैं, इनर रिस्ट अवॉइड करना है, डॉर्सम ऑफ द हैंड अवॉइड करना है. लिम्फेडीमा, जहाँ जहाँ पे अगर इडीमा वाली साइट्स है उनको अवॉइड करना है, एंड फ्लेक्सिबल कैनुलास को यूज़ करना है. इन्फ्यूजन प्रोसीजर प्रिकॉशंस. हमेशा बैकफ्लो चेक करना है बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग एनी कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग. कोई भी अगर बोलस हम दे रहे हैं उसमें कीमो का, तो उसके बाद हमें 10 ml NS फ्लश करना है.
फ्लश करने के बाद भी पेशेंट को भी एजुकेट करना है और आपको भी देखना है कि कीमो देने के बाद लाइक विद इन 30 मिनट्स कुछ स्वेलिंग, इरिटेशन, बर्निंग सेंसेशन तो नहीं हो रहा पेशेंट को. एंड बोलस वेसिकल्स जो भी है, या तो आप अच्छे से फ्लश करो, अदरवाइज आप एक ड्रिप फ्लो रन कर दो. उसके बाद डायग्नोसिस कैसे करते हैं एक्स्ट्रावेसेशन के. सो देर आर सर्टन अर्ली सिम्टम्स. जैसे मैंने बताया, पेशेंट कैन कंप्लेन कि मुझे यहाँ पे बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, टिंगलिंग हो रही है, स्वेलिंग है, पेन है, रेडनेस है. लेट सिम्टम्स जरूरी नहीं है कि उसको इनिशियली ये सब वो घर जाने के बाद में नोटिस करता है कि वहाँ पे एक ब्लिस्टर बन गया, नेक्रोसिस हो गया, अल्सरेशंस हो गए. सस्पिशियस साइंस, जब आप कैनला लगा रहे हो तो बैक फ्लो नहीं आ रहा, जब आप पुश कर रहे हो तो बहुत हार्ड जा रहा है, और इन्फ्यूजन भी आपका बहुत स्लो मूव कर रहा है. सो दीज कैन बी द साइंस कि हाँ यार कैनुला इज नॉट इन प्लेस या फिर प्रॉपरली नहीं लगाया है. एक्स्ट्रावेसेशन असेसमेंट टूल्स. So there is a certain grading and there is a CTCAE grading. So जो मेन ग्रेडिंग है उसमें there are 4 grades. What all factors हमने इसमें लिए हैं? Color of the overlining skin, integrity of the skin, skin का temperature कैसा है, swelling है या नहीं, patient is able to move his hand, mobility है या नहीं, अगर उसको बहुत दर्द हो रहा है तो उसका क्या स्केल है, और फीवर. So based on that, we have 4 grades. Color, if it is normal, it's 0. Pink, it's 1. Red, 2. Blanched is 3. And blackened, अगर काला पड़ गया तो it's 4. वैसे ही इंटीग्रिटी, एकदम स्किन एकदम इंटैक्ट है तो ठीक है. ब्लिस्टर्स बन गए हैं तो वो स्टेज 1 में आएगा. सुपरफिशियल स्किन लॉस है जैसे बर्न्स में होता है, स्टेज 2 में आएगा. बहुत ज़्यादा सबक्यूटेनियस भी प्लेन लॉस है तो वो 3 में आएगा. एंड अगर मसल्स एक्सपोज हो रहे हैं तो वो स्टेज 4 हो जाएगा. Skin temperature normal, warm और hot, and edema non-pitting, pitting. Mobility अगर slightly limited है तो वो stage 1 है, बिल्कुल नहीं हिला पा रहा तो वो stage 3 हो जाएगा. CTCAE grading, सारे जो भी साइड इफेक्ट्स होते हैं जो भी होते हैं उन सबकी एक CTCAE स्टैंडर्ड ग्रेडिंग होती है. 5th एडिशन है ये. तो उसमें एक्स्ट्रावेसेशन की क्या ग्रेडिंग है. इफ यू डोंट रिमेम्बर ऊपर का इतना सारा पॉइंट्स तो आपको एटलीस्ट CTCAE ग्रेडिंग तो पता ही होना चाहिए. बिकॉज जब भी कोई एक्स्ट्रावेसेशन इवेंट होता है तो उसमें फर्स्ट स्टेप डॉक्यूमेंटेशन होता है. यू हैव टू डॉक्यूमेंट कि हाँ ये हुआ है, क्या ट्रीट किया है, कैसे किया है, वो सब आगे का स्टेप है. सो द फर्स्ट ग्रेड इज पेनलेस इडीमा. सिर्फ स्वेलिंग है, पेशेंट को कोई दर्द वगैरह कुछ नहीं है. ग्रेड 2 में रेडनेस है, इरिदीमा. एसोसिएटेड सिम्टम्स, उसके साथ में दर्द हो सकता है पेशेंट को, स्वेलिंग हो सकती है और इंड्यूरेशन हो सकता है. ग्रेड 3 इज अल्सरेशन, नेक्रोसिस, सीवियर टिश्यू डैमेज, operative intervention is indicated. And grade 4 is life-threatening consequence. Grade 5 is death. अब what are the differential diagnosis, मतलब और क्या क्या चीज़ें ऐसी हो सकती है जो हमें लगे कि एक्स्ट्रावेसेशन जैसे सिम्टम्स हैं. कुछ कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स की वजह से अर्टिकेरिया, इचिंग, एस्पैराजिनेज की वजह से ऐसा सब कुछ होता है. फ्लेयर रिएक्शंस हो सकते हैं, केमिकल फ्लेबाइटिस हो सकता है. कुछ ऐसी ड्रग्स जो ऐसा सिमिलर सिम्टम्स एंड साइंस शो करता हो तो as I told you, asparaginase, cisplatin, doxorubicin and 5-fluorouracil can also present like extravasation. So वो भी हमें पता होना चाहिए कि ये ड्रग रिलेटेड है या एक्चुअल में एक्स्ट्रावेसेशन है. Now coming on to the management principles. So what are the immediate steps that you have to take? First thing कि infusion बंद कर दो. कैनुला उस टाइम मत रिमूव करना हो, बस उससे जितनी ड्रग आप एस्पिरेट कर सकते हो एस्पिरेट करो एंड देन जनरल मेजर्स यू हैव टू स्टार्ट. हर वार्ड में, हर सेंटर में एक एक्स्ट्रावेसेशन किट होना चाहिए. स्टाफ शुड बी ट्रेन्ड एंड देयर शुड बी अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच. दिस इज अ बिजी स्लाइड बट I think visible if it's visible. So अगर एक्स्ट्रावेसेशन सस्पेक्टेड है, so the first line itself it is stop the infusion. उस जगह को एक बार अच्छे से इंस्पेक्ट करो, वहाँ पे एडीमा है नहीं है. ट्राई टू टेक अ सिरिंज एंड ट्राई टू एस्पिरेट एज मच एज ड्रग एज यू कैन. अटेम्प्ट फॉर स्लो एस्पिरेट एंड रिमेनिंग फ्लूइड. हमें कुछ भी पुश नहीं करना है, फ्लश नहीं करना है. जब आप एस्पिरेट कर लो सब कुछ, उसके बाद हमें कैनुला रिमूव करना है. इमीडिएटली कैनुला रिमूव नहीं करना. मेजर द लेंथ एंड विड्थ फॉर डॉक्यूमेंटेशन पर्पस. आपको लेंथ एंड विड्थ ऑफ एक्स्ट्रावेसेशन को मेजर करना है. एक स्केच पेन से बाउंड्री बनानी है.
थर्मल एक बार चेक करना है कि वह वार्म है ही कैसा लग रहा है ओवरलाइन स्किन. एंड देन देयर इज अ रोल ऑफ थर्मल कंप्रेशंस. वो हम आगे पढ़ेंगे कि किस में हमें कोल्ड, किस में हमें वार्म कंप्रेशंस लगाने होते हैं. एंड अगर किसी ऐसी ड्रग हमने दी है जिसका एंटीडोट अवेलेबल है तो हमें वो एंटीडोट एडमिनिस्टर करना है. अब उस टाइम पे यू कैन नॉट गो एंड अरेंज अ एंटीडोट कि भाई फार्मेसी से लेके आ रहे हैं. दैट ऑल शुड बी देयर इन योर बॉडी इन अ किट. तो वो सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है. सो व्हाट ऑल एक्स्ट्रावेसेशन किट में क्या क्या होना चाहिए. क्लियर इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए, स्टेराइल ड्रेसिंग्स होनी चाहिए, सिरिंजेस, नीडल्स, एंटीडोट्स लाइक डेक्साजोक्सोन, DMSO, hyaluronidae, sodium thiosulfate and cold and heat packs. एंटीडोट्स के बारे में वी विल ड्वेल मोर इनटू डिटेल. सो स्पेसिफिक मेजर्स, हमेशा जो जो ड्रग्स हैं उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है उसके बेसिस पे एंटीडोट्स डिसाइड होते हैं. तो जैसे DMSO कॉमनली हम लोग एंथ्रासाइक्लिन्स के लिए लाइक डॉक्सोडोनो, मिटोमाइसिन C और प्लैटिनम्स के लिए यूज करते हैं. डेक्साजोक्सोन हम लोग एंथ्रासाइक्लिन्स के लिए, हाइल्यूरोनिडेज, विनका, अल्कलॉइड्स, टैक्सीन्स के लिए यूज करते हैं और सोडियम थायोसल्फेट मिक्लोरिथमीन के लिए यूज करते हैं. तो अगर इन एंटीडोट्स के बारे में थोड़ा और डिटेल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कैसे देना है, क्या डोज है, तो वो हम लोग डिस्कस करते हैं. सो फर्स्ट इज डेक्साजोक्सेन. ये एक कार्डियो प्रोटेक्टिव एजेंट है. तो जब भी एंथ्रासाइक्लिन्स की वजह से कार्डियोटॉक्सिसिटी होती है तो उसमें भी हम प्रिवेंशन के लिए ये देते हैं और एक्स्ट्रावेसेशन के लिए भी हम ये देते हैं. पोटेंशियल उसका एक्शन होता है कि टोपोआइसोमेरेज 2 को वो इनहिबिट करता है. इंडिकेशन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, एंथ्रासाइक्लिन्स में हम ये यूज करते हैं और फॉर ऑल द ड्रग्स इन दिस कैटेगरी. डोज क्या है और देना कैसे है. IV इन्फ्यूजन देना है पर ऑपोजिट आर्म में. जैसे अगर राइट हैंड में एक्स्ट्रावेसेशन हुआ है तो यू हैव टू यूज द लेफ्ट आर्म वेन टू गिव डेक्साजोक्सेन. डे 1 पे 1000 mg per meter square, डे 2 पे भी 1000 और डे 3 पे 500. एज सून एज पॉसिबल, जैसे ही आपको लगता है आपने आइडेंटिफाई किए हैं साइंस एंड सिम्टम्स, तो आपको इमीडिएटली ये स्टार्ट करना है. मैक्सिमम 6 आवर्स के बीच तक आपको देना ही देना है, 6 आवर्स से ज्यादा में नहीं देना. तो अप्रोक्सीमेटली जो डोजेज है वो आपको 24 आवर्स अपार्ट देनी है. 50% डोज रिडक्शन करना है उन पेशेंट्स में, एल्डरली पेशेंट्स जिनके अंदर क्रिएट क्लियरेंस लेस देन 40 ml per minute है. यूज इमीडिएटली अपॉन रिकॉन्स्टिट्यूशन. जैसे ही आपने उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया इमीडिएटली उसे यूज कर दो. और अगर आपने उससे पहले, डेक्साजोक्सेन से पहले अगर आपने कोल्ड कंप्रेशन स्टार्ट कर दिया तो पहले वो कोल्ड कंप्रेस को हटाओ और उसके 15 मिनट्स के बाद हम डेक्साजोक्सेन लगाएंगे. एडवर्स रिएक्शंस कुछ अगर उसके हो सकते हैं तो वो नॉजिया, वॉमिटिंग, ट्रांसहेमेनाइटिस है. सेकेंड इज हाइल्यूरोनिडेज. सो एंडोग्लाइकोसिडेज एजेंट है ये, जो कि हेल्प करता है अब्जॉर्प्शन एंड डिस्पर्जन ऑफ अदर इंजेक्टेड ड्रग्स बाय मॉडिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू परमिएबिलिटी अचीव थ्रू हाइड्रोलिसिस ऑफ हाइल्यूरोनिक एसिड. इंडिकेशंस जो भी विनक्रिस्टिन है, विनोरेल्बिन है, विनप्लास्टिन है, उनमें. एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल इनहिबिटिंग एजेंट्स लाइक पैक्लीटेक्सेल एंड डॉसीटेक्सेल में भी हम हाइल्यूरोनिडेज यूज कर सकते हैं. इसकी डोज क्या होती है. तो 150 यूनिट्स 1 ml का एक वाइल आता है, उसको आपको 5 इंजेक्शंस में 0.2 ml आप फिल कर सकते हो. एंड देन सबक्यूटेनियस लगाना है जहाँ पे भी एक्स्ट्रावेसेशन हुआ है उसके अराउंड, राइट. जैसे हम कभी कभी रेबीज वैक्सीन लगाते हैं, सो इट्स अराउंड द वुंड हम इन्फिल्ट्रेट करते हैं. जस्ट लाइक दैट 25 गेज नीडल से एक्स्ट्रावेसेशन साइट की पेरीफेरी में सबक्यूटेनियसली इंजेक्ट करना है विद इन 3 to 4 आवर्स एंड एज सून एज पॉसिबल आपको देना है. हर बार जब आप इंजेक्ट कर रहे हो यू हैव टू यूज अ सेपरेट नीडल फॉर दैट. एंड लार्ज एक्स्ट्रावेसेशन में आप एक्स्ट्रा वाइल्स भी यूज कर सकते हो. सो वही लोकल इंजेक्शन साइट रिएक्शन इज द साइड इफेक्ट. Then third is DMSO, dimethyl sulfoxide. It's organosulfur solvent, free radical scavenger that increases the skin permeability and assists in absorption and dispersion of extravasate. ये भी हम लोग एंथ्रासाइक्लिन्स के लिए यूज कर सकते हैं अगर हमारे पास में डेक्साजोक्सेन अवेलेबल नहीं है या फिर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, लाइक जिसका क्रिएट क्लियरेंस ज्यादा है, मिटोमाइसिन C में और माइटोजेंट्रॉन में.
सो DMSO का भी एक टॉपिकल प्रिपरेशन आता है, ब्लड बैंक में भी अवेलेबल होता है, सो वो हम यूज़ कर सकते हैं एज अर्ली एज पॉसिबल, एंड इट हैज़ टू बी यूज डेली फॉर 7 days आफ्टर एक्स्ट्रावेसेशन. उसको हम कॉटन स्वैब में लेंगे और अप्लाई करेंगे टॉपिकली. ठीक है, हर ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस डिफरेंट है, तो इसलिए यू शुड बी अवेयर ऑफ which drug to be used for which chemotherapy extravasation, how it has to be used. तो वो सारी चीज़ें बहुत important है. So it has to be implemented within first 10 to 25 minutes of extravasation. Destrasoxin के साथ combine नहीं करना है, ड्राई स्किन पे ही अप्लाई करना है, फिर उसके बाद उसे कवर भी नहीं करना है. And DMSO has a very bad garlic-like smell, so that is one thing. Sodium thiosulfate. So it is hypothesized to target alkylation, thereby neutralizing certain alkylating agents with vesicant properties. Indication, जब भी cisplatin का extravasation होता है high concentrations में, bendamustine का extravasation होता है, in those cases हम sodium thiosulfate use कर सकते हैं. अब sodium thiosulfate different कंसंट्रेशंस में आता है, एक 25% सोल्यूशन आता है, एक 10% भी आता है, तो हमें उसका 1/6 मोलार सोल्यूशन बनाना है. वो कैसे बनाना है? इफ़ यू गेट अ वाइल जो 25% स्ट्रेंथ की है, तो उसमें से 1.6 ml लेना है और 8.4 ml स्टेराइल वाटर के साथ कंबाइन करना है. देन यू कैन अप्लाई इट. और अगर आपको 10% का सोल्यूशन मिलता है तो 4 ml लेना है और 6 ml स्टेराइल वाटर के साथ डाइल्यूट करना है, एंड देन उसमें से 1 ml लेके 0.1 सबक्यूटेनियसली ही इंजेक्ट करना है अराउंड द एक्स्ट्रावेसेशन एरिया. वही जैसे हमने प्रिकॉशंस पहले लिए थे, वी हैव टू चेंज द नीडल फॉर ईच इंजेक्शन. आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन अप्लाई आइस पैक टू द अफेक्टेड एरिया फॉर 6 to 12 hours. An adverse reaction में contact dermatitis, local irritation, warmth and hypersensitivity reaction can be there. Surgical management is rarely indicated whenever there is grade 4 or grade 5 of extravasation, जिसमें आपका bones या फिर नीचे के tissues काफ़ी ज़्यादा expose हो गए, so in that case आपको कोई flap closure या कुछ करना है, तो जब भी there is necrosis या फिर persistent pain है more than 10 days के लिए, wide excision करना है, temporary biological dressing plus minus skin graft can be used. The documentation of the entire extravasation event has to be done. You have to write the name of the patient ID, date, time, what was the drug that was going, उसमें क्या diluent use किया था, कितना amount आपने aspirate किया, signs and symptoms क्या थे patient के, IV access क्या था, कैनुला से दे रहे थे, कैसे दे रहे थे, व्हाट मैनेजमेंट स्टेप्स आपने किए, एंड एक फोटोग्राफिक डॉक्यूमेंटेशन भी चाहिए होता है. फॉलो अप, यू हैव टू मॉनिटर डेली और एवरी 2 days इन द फर्स्ट वीक, उसके बाद में वीकली टिल रेजोल्यूशन. वेसिकल इंजरी में वर्सन ओवर डेज टू वीक, यू हैव टू रेफर टू अ प्लास्टिक सर्जन फॉर ग्राफ्ट और अ फ्लैप क्लोजर इफ नीडेड, एंड पेशेंट मस्ट बी इन्फॉर्म्ड ऑफ फॉलो अप पॉलिसी. Now central venous access device extravasation, although बहुत रेयर होता है कि कीमोपोट्स या पिकलाइन से एक्स्ट्रावेसेशन हुआ हो, बट स्टिल इट कैन बी देयर. इट्स अ रेयर कॉम्प्लिकेशन. कॉमन सिम्टम्स, एक्यूट थोरैसिक पेन हो सकता है. अब एक्स्ट्रावेसेशन होगा तो वो कहाँ जाएगा, मीडियास्टिनम में, प्लूरा में या चेस्ट वॉल में. फॉर दैट यू हैव टू टेक अ हिस्ट्री. पेशेंट ब्रेथलेसनेस के बारे में कंप्लेन कर सकता है, चेस्ट पेन के बारे में कंप्लेन कर सकता है, बट फर्दर आपको CT स्कैन कराना पड़ेगा. द मैनेजमेंट इज मोर और लेस सेम. इन्फ्यूजन बंद करना है, एस्पिरेट करना है. अगर एंथ्रासाइक्लिन्स की वजह से हुआ है तो एंटीडोट्स एडमिनिस्टर करने हैं. सर्जरी अगर सिग्निफिकेंट एक्यूमुलेशन है ड्रग का मीडियास्टिनम में या कहीं पे भी. एंड ऑफ कोर्स सपोर्टिव मेडिसिन में आपके कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, पेन किलर्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं. सजेस्टेड एंटीडोट्स आर द सेम जैसा हमने पहले डिस्कस किया था. प्रिवेंशन समरी इज, हमें जो भी वेन हम कैनुलेशन के लिए चूज कर रहे हैं, वी शुड बी वेरी श्योर अबाउट दैट कि उसका कैलिबर अच्छा है,
and we are confident enough to put in a good cannula in it. Risky sites जो है जैसे कि joints, wrist, वो सब avoid करना है. Flexible cannula use करना है. Butterfly needles avoid करनी है. अच्छे से बैक फ्लो चेक करना है, फ्लश करके देखना है कि स्मूथली आपका ड्रग जा रहा है. एंड ऑल्सो आपको पेशेंट को एजुकेट करना है कि अगर ऐसे कोई सिम्टम्स है तो आप हमें इमीडिएटली बताओ, सो दैट वी कैन स्टॉप द इन्फ्यूजन. ठीक है, इट्स ऑल द सेम. हाँ, अब जस्ट 2 स्लाइड्स अबाउट लोकल कंप्रेसेस कि किस में हमें हॉट कंप्रेशन देना है और किस में हमें कोल्ड कंप्रेशन देना है. सो कोल्ड कंप्रेशन के बारे में बात करते हैं तो इट इज़ रिकमेंडेड फॉर एक्सट्रावेसेशन ऑफ DNA बाइंडिंग वेसिकल्स, जैसे एवरीथिंग एक्सेप्ट विनक्रिस्टिन, टैक्सेंस एंड इटोपोसाइड. मैकेनिज्म क्या होता है कि जब भी हम कुछ कहीं जगह पे ठंडा कुछ लगाते हैं तो वेसो कंस्ट्रिक्शन होता है, वेसल्स कंस्ट्रिक्ट करती है तो फर्दर स्प्रेड नहीं होता ड्रग्स का. ऑल्सो जो लोकल पेन और उस साइड पे इन्फ्लेमेशन है वो कम हो जाता है. इमीडिएटली आपको लगाना है, इंटरमिटेंटली लगाना है 4 to 6 times a day फॉर एटलीस्ट 24 to 48 hours. हम लोग एंथ्रासाइक्लिन्स में, मिटोमाइसिन में, प्लैटिनम सब में लगा सकते हैं एक्सेप्ट फॉर विनक्रिस्टिन, टैक्सेंस एंड इटोपोसाइड. उसमें देयर इज अ रोल ऑफ वार्म कंप्रेशंस. So it is recommended for vincristin, etoposide and taxanes. मैकेनिज्म जब वो हम कुछ भी वार्म लगाते हैं तो वेसल्स डायलेट कर देती है और उसकी वजह से जो ये वाली ड्रग्स है स्पेसिफिकली उनका अब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन और ड्रग डिस्पर्जन बेटर हो जाता है. प्रोटोकॉल इज द सेम, 4 to 6 times लगाना है एंड दीज आर द ड्रग्स जिनमें वी कैन यूज इट. सो व्हाट आर द की टेक होम मैसेजेस? अर्ली रिकग्निशन ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स इज क्रूशियल. जब तक हम उसे रिकग्नाइज नहीं करेंगे तो हम एक्ट कैसे करेंगे? प्रिवेंशन, डेफिनेटली कैनुलेशन से पहले यू हैव टू बी वेरी श्योर दैट द कैनुला इज परफेक्टली फाइन. ओनली देन यू प्रोसीड विथ फर्दर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कीमोथेरेपी. And even after that something happens, then you should have a protocol ready with you. Antidote choice depends on what type of drug is extravasated. Dexrazoxine is the gold standard for anthracyclines. A multidisciplinary team approach is necessary and it is a serious complication during patient care. So it needs to be taken care of. Thank you.